हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एमसीक्यू देख रहे हैं। एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है, लगभग एक वीक बाकी है अबाउट। और ये एमसीक्यू रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन एमसीक्यू को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज आर करेक्ट? 1. New All India services may be created only if Council of States declares to do so by a majority resolution. 2. New All India services may be created if it is necessary or expedient in the national interest. 3. All India services may be created by a law passed by the Parliament. Or 4. All India judicial service may also be created by Parliament by law. इसका करेक्ट कोड चुनना। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दिस, बी ए 1, 2 एंड 3, सी ए 2, 3 एंड 4 और डी ए नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और ऑप्शन सही ऑप्शन चूज कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे बड़े स्टेटमेंट और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है और आपके पास चूंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है तो कोशिश कीजिएगा वन शॉट में ही क्वेश्चन को समझ लिया जाए। यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की जा रही है तो यहाँ पे राज्यसभा बोला गया है ना। तो इसका हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 2, 3 एंड 4। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट के यानी राज्यसभा के कहने पे नहीं होता, उनके रिजोल्यूशन पे नहीं बनता है। काउंसिल सॉरी, ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा और लोकसभा यानी पार्लियामेंट, ऑल ओवर पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन से बनता है। तो देखिए थर्ड स्टेट में वही है, ऑल इंडिया सर्विसेज में बी क्रिएटेड बाय लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में बी क्रिएटेड इफ इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। और फोर्थ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो ये 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल है, which one of the following is the optimal model of policy making according to Yezgel-Rohr or White-Rohr? Option A, economically rational and extra rational model. B, incremental model. C, pure rational and economically rational model. और D, pure rational model। इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, उससे पहले आपको बता दें, येज़गेल-रोर वाइट-रोर ने 6 पॉलिसी मेकिंग मॉडल दिए थे। वो थे द प्योर रेशनैलिटी मॉडल, सेकेंड है द इकोनॉमिकली रेशनल मॉडल, थर्ड है द सिक्वेंशियल डिसीजन मॉडल, फोर्थ है द इंक्रीमेंटल चेंज मॉडल, 5 है द सेटिस्फाइंग मॉडल, 6 है द एक्स्ट्रा रेशनल मॉडल। फ्रेंड्स ऐसा है कि हर जो एमसीक्यू की करवाया जा रहा है जरूरी नहीं उसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग येज़गेल-रोर का मॉडल के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसा भी दिया जा सकता है कि जैसे कितने सारे मॉडल थे येज़गेल-रोर के पॉलिसी मेकिंग के, या फिर कौन कौन से मॉडल थे, कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देख सुनिएगा। हम लोग तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग अकॉर्डिंग टू वाइट-रोर। तो इसका ऑप्शन होगा इकोनॉमिकली रेशनल एंड विथ एक्स्ट्रा रेशनल मॉडल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, White-Rohr refers meta policy as option A, integrated policy, B, master policy, C, policy on policy making system और D, super policy। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पॉलिसी ऑन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम। सो White-Rohr refers meta policy as policy on policy making system। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तरफ बुक है एक तरफ राइटर है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा मैच करेक्ट है ये बताना है। तो पहला बुक दिया गया द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइटर मार्च एंड साइमन। 2, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, C.I. बर्नार्ड ऑर्गेनाइजेशन, मूनियन रिले ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, रेंसिस लिगट। और कोड है 1, 2 एंड 3, 4 ऑल आर करेक्ट, B A 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 4 C A 4 ओनली करेक्ट और D A नन ऑफ एबव आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें से कोई मैच करेक्ट नहीं है। तो सही क्या है देखते हैं। तो ये जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1939 में पब्लिश हुआ था और इसके राइटर थे मूनियन रिले। सेकेंड है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1967 में पब्लिश हुआ था, इसके राइटर थे रेंसिस लिकोट। ऑर्गेनाइजेशंस बुक के राइटर थे मार्च एंड साइमन। और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बुक जो 1948 में पब्लिश हुआ था, इसके राइटर थे चेस्टर आई बर्नार्ड। बुक्स और राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी नेट एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए रखिएगा। अगला सवाल है, द साइलेंट
characteristics of Bajar canteen economy as described by Riggs is a 1. Price indeterminacy, 2. Agglomeration of values, 3. Intrusive access to the elites, or 4. Pariah entrepreneurship. ऑप्शन करेक्ट चूज करना. ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ए 1 and 2, सी 1, 2 and 3 और डी ऑल ऑफ दीज यानी 1, 2 and 3 and 4. इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज यानी 1, 2, 3 and 4. तो द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाजार कैंटीन इकोनॉमी एज डिस्क्राइब्ड बाय रिग्स आर प्राइस इंडिटर्मिनेसी, टू एग्लोमरेशन ऑफ वैल्यूज है, इंट्रूसिव एसेस टू इलाइट्स है और पारिया एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा. ये चारों ऑप्शन करेक्ट है. अगला सवाल है The President of India makes some appointments by warrant under his hand and seal. These are option 1 है Attorney General of India, C 2 है C and AG of India, 3 है Governors of State और 4 है Judges of Supreme Court. इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना. ऑप्शन ए है ओनली वन, बी है 1 and 2, सी है 1, 2 and 3 और डी है 2, 3 and 4. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2, 3 and 4. So the President of India makes some appointments by warrant under his hand and seal, and these are Comptroller and Auditor General of India, Governors of State and Judges of Supreme Court. अगला सवाल है Consider the following statements about administrative tribunals. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है इसमें. पहला स्टेटमेंट है Parliament is empowered to make laws for the adjudication of trial by administrative tribunals. दूसरा ऑप्शन है The disputes and complaints with respect to recruitment and condition of services of persons appointed to public services are adjudicated by the said tribunals. तीसरा ऑप्शन है The jurisdiction and authority of such tribunals is specified by the law passed by the parliament. चौथा है The administrative tribunals can also be set up for adjudicating disputes relating to foreign exchange and एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैटर्स. इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है. ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ए 1 and 2, सी ए 1, 2 and 3 और डी ए ऑल ऑफ द एबव यानी 1, 2, 3 and 4. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. सो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर Parliament is empowered to make laws for the adjudication of trial by administrative tribunals. 2 है the disputes and complaints with respect to recruitment and condition of services of persons appointed to public services are adjudicated by the said tribunals. ये भी सही है. The jurisdiction and authority of such tribunals is specified by the law passed by the parliament. ये भी सही है. और चौथा है The administrative tribunals can also be set up for adjudicating disputes relating to foreign exchange and export and import matters. तो चारों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है The book The Intellectual Crisis in American Public Administration deals with option A development approach, B ecological approach, C new public administration और D public choice approach. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी public choice approach. So the book Intellectual Crisis in American Public Administration deals with public choice approach. ये जो बुक है The Intellectual Crisis in American Public Administration, इसके राइटर थे विंसेंट ऑस्ट्रो और ये बुक 1974 में पब्लिश हुआ था. अगला सवाल है Who called the Indian Civil Services as the steel frame of the Indian Constitution? ये तो इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए JL नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी BR अम्बेडकर और डी वल्लभ भाई पटेल. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल called the Indian Civil Services as the steel frame of the Indian Constitution. अगला सवाल है Consider the following statements about formation of new states in Indian Union. ऑप्शन ए 1 है It can be done by separation of territory from any existing state. 2. It can be done by uniting two or more states or part of states. 3. The creation of new states can be accomplished by an ordinary legislation. or 4. The parliament cannot alter the territory of the states without their consent. तो इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना ओनली वन है 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3. तो देख लेते हैं क्या क्या है. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन. पहला इट कैन बी डन बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग स्टेट. दूसरा इट कैन बी डन बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स. 3. द
क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये भी सही। लेकिन ये जो चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कैन नॉट ऑल्टर द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट, ये गलत है, क्योंकि यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बिना स्टेट के कंसेंट के लिए हुए वो टेरिटरी को नया यूनियन मतलब नया स्टेट को बना सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ विजन इज द कोर थीम ऑफ ऑप्शन ए फील्ड बेस्ड ऑफिसेस, बी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, सी मिशनरी एजेंसीज और डी नन ऑफ एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ विजन इज द कोर थीम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। अगला सवाल है Who is the author of the book titled Bureaucracy? Option A Max Weber, B Karl Marx, C Simon or D M.K. Kaw. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा M.K. Kaw. So M.K. Kaw was the author of the book titled Bureaucracy. अगला सवाल है Arrange the following stages in disciplinary proceedings for major penalty in correct sequential order. 1 है complaint followed by preliminary investigation. 2 acceptance of charges or rejection of charges. 3 appointment of inquiry officer. 4 consultation with UPSC. 5 submission of report by investigating officer और 6 final order. आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1 2 3 4 5 then 6, बी है 1 2 3 4 6 then 5, सी है 1 2 3 5 4 then 6 और डी 1 2 3 5 6 then 4। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा 1 2 3 5 4 एंड 6। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इसको। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। डिसिप्लिन फॉलोइंग स्टेजेस इन डिसिप्लिन प्रोसीडिंग फॉर मेजर पेनाल्टी इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, वो है सबसे पहले होगा कंप्लेंट फॉलोड बाय प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस और रिजेक्शन ऑफ चार्जेस, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, फिर चौथा सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पांचवा कंसल्टेशन विथ यूपीएससी, फिर लास्ट है फाइनल ऑर्डर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज comprised with area of panchayat at the village level. This description of Gram Sabha is given by option A Ashok Mehta Committee, B Balwant Rai Mehta Committee, C Constitution of India और D LM Singhvi Committee। आप लोग ध्यान दीजिए ये तीनों कमिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए फॉर्म की गई थी, उससे रिलेटेड टॉपिक के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया described Gram Sabha as Gram Sabha means a body consisting of persons registers in electoral rolls relating to a village comprised with area of panchayat at the village level। इसका मतलब हुआ कि 18 प्लस जितने भी लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए किसी पार्टिकुलर विलेज या पंचायत में, वो सभी ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए फिनांस कमीशन, बी इंटर स्टेट काउंसिल, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ध्यान रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नाइदर एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर एन स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और लेकिन फिनांस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल और यूपीएससी ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और फिनांस कमीशन का मेंशन आपको आर्टिकल 280 में मिलेगा, इंटर स्टेट काउंसिल का मेंशन आर्टिकल 263 में और यूपीएससी का मेंशन आर्टिकल 315 में मिलेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, 2 focus on interdisciplinary studies, 3 principle of administration for the era of politics administration dichotomy। select the correct chronology of evolution of public administration। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। इसका पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है बी है 2 3 1 then 4, तीसरा है 2 3 4 1 then 1 या फिर डी 4 3 1 then 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 3 1 then 2। देख लेते हैं इसको हम लोग। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आया था द एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, वुड्रो विल्सन के टाइम। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मेनली फ्यूल वगैरह का। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फिर आया, फिर
फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ये है। अगला, हु सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी वुड्रो विल्सन, सी साइमन, डी एम के कॉ। देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये सच में काफ़ी मुश्किल होता है कि आप किसी स्टेटमेंट को याद रखे जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो मेजर ऑथर हैं और उनके स्टेटमेंट है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जैसे ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली रिलेटेड, तो वो सबको याद रखने का चीज़ है। जो मेन आपको लगता है जरूरी स्टेटमेंट है वो याद रखिए बस। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वुड्रो विल्सन। सो वुड्रो विल्सन सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए वुड्रो विल्सन का ये स्टेटमेंट है, और वुड्रो विल्सन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ें, तो ऐसे लोग को याद रखना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में आए तो करेक्ट मार्क किया जाए। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉल्ड ग्रैपवाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ग्रैपवाइन का मतलब आपको हम समझाते चलें। ग्रैपवाइन का मतलब होता है गुफ्तगू करना, मतलब बातचीत, आपस में बातचीत करना, एक तरह से इसको इनफॉर्मल टॉक्स कहा जा सकता है। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और इनफॉर्मल टॉक्स होता है जो ऑफिस से रिलेटेड ना हो या ऑफिस से रिलेटेड भी हो, लेकिन वो फॉर्मल ना हो, ऑफिशियल ना हो, इनफॉर्मल हो, आपस में जो बात करते हैं एज फ्रेंडली या एज कलीग, तो जो भी, तो वो ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज परसीव्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉइज एज बीइंग मोर बिलीवेबल एंड रिलायबल। तीसरा स्टेटमेंट इट इज लार्जली यूज्ड टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। चौथा स्टेटमेंट इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप लोग ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए है ओनली वन, बी है 1 and 2, सी है 1, 2 and 4, और डी 1, 2, 3 and 4 ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 2 and 4। तो 1 में क्या है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आप लोग क्या इनफॉर्मली बात करते हैं तो ऑफिस का मैनेजमेंट या आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को इससे मतलब नहीं होता या कंट्रोल नहीं होता। दूसरा इट इज परसीव्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉइज एज मोर बिलीवेबल एंड रिलेबल, ये भी सही है। चौथा इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सही। लेकिन ये जो तीसरा इट इज लार्जली यूज्ड टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोग इनफॉर्मली क्या बात करते हो अपने कलीग या फ्रेंड से, ये इसका मतलब ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है, ये तो बेनिफिशियल नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत होगा, लार्जली यूज तो नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन को हटा दिया जाए तो 1, 2 and 4 बचेगा। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू इल्टन मेयो ए वर्कर्स परफॉर्मेंस इज प्राइमरीली रिलेटेड टू ऑप्शन ए इंटरेक्शन सीटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बी socially acquired attitude of the worker, C technological tools, or D the workers variable। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए interaction setting in an organization। So according to Ilton Mayo, a worker's performance is primarily related to interaction setting in an organization। अगला है द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर बाय ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, बी the president after an inquiry and verdict of the Supreme Court, C impeachment by parliament, D the chairman of the UPSC। देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन लगभग सेम है, बस पहला में रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट बोल रहा है, दूसरा में इंक्वायरी एंड वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी एंड वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी एंड वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं, आप लोग के पेपर 1 का भी तैयारी करना होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और हर दिन ये वीडियो डाला जाएगा अभी लगभग 20 तारीख तक, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक्स।